हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 24 मई के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा और आपकी आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो रीस्टार्ट नामक एक नई स्कीम हाल ही में लॉन्च की है आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। और आप सबको पता है कि कोविड-19 के कारण जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है वो बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर से इसे चालू करना होगा और इसीलिए रीस्टार्ट नामक एक नई स्कीम लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो याद रखो, रीस्टार्ट के बारे में इस कार्यक्रम से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की 9800 इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद जताई गई है, जो 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है और इसी तरह का कदम उठाया गया है आंध्र प्रदेश में। मैं आपको इमेज के जरिए समझाना चाहूंगा, तो यहां आप पढ़ सकते हैं, आंध्र प्रदेश अनाउंसेस ₹1110 करोड़ रीस्टार्ट पैकेज फ्रॉम MSMEs। तो इसके अंतर्गत माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के पुनरुद्धार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने बजट में 1100 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है और वो इतने रुपए खर्च करेंगे। और यहां हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो पहले तो आप यहां मैप में देखिए, यह है आंध्र प्रदेश जो 3 कैपिटल को लेकर भी सुर्खियों में था। और आंध्र प्रदेश की वर्तमान कैपिटल का नाम है अमरावती और यह नई कैपिटल बन गई है क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का विभाजन होने के बाद पहले तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त कैपिटल थी, लेकिन अब अमरावती आंध्र प्रदेश की कैपिटल बन गई है। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और भाषा के तौर पर अलग होने वाला भारत का सबसे पहला स्टेट था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है काला हिरण, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम है रामा चिलुका, जो एक तोता है। तो दोस्तों, इतना आपको आंध्र प्रदेश से जुड़े फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। निम्न में से किस देश ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है? हाल ही में अमेरिका सीनेट ने यह बिल पास किया है, जो चीन की कंपनियां हैं उसे स्टॉक एक्सचेंज से हटा दी जाएगी। लेकिन यह बिल यदि दोनों सदनों में पारित हुआ तो फिलहाल तो यूएस की सीनेट में यह बिल पारित हो गया है, लेकिन इसके जो निम्न सदन है वहां यह बिल पारित होना बाकी है। तो हाल ही में अमेरिकी सीनेट यानी कि यूएस सीनेट ने चीन की कुछ कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से रोकने के उद्देश्य से एक बिल को मंजूरी दी है और अब निम्न सदन में जाएगा। तो निम्न सदन का नाम क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो यह बिल अमेरिकी कांग्रेस के निम्न सदन यानी कि प्रतिनिधि सभा में भेजा जाएगा और यहां यह बिल पारित हो जाता है तो चीन के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। और क्या नुकसान हो सकता है? तो देखो, अगर यह बिल कानून बन जाता है तो यह अलीबाबा और बाइडू जैसी प्रमुख चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध यानी कि लिस्टिंग होने से रोक सकता है। तो इसी तरह का कदम उठाया है हाल ही में अमेरिका ने। तो अमेरिका से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही नहीं लेकिन कल ही सुर्खियों में था कि हाल ही में ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा किसने की है? ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने की घोषणा अमेरिका ने की है। तो इसी बात को लेकर भी मैंने आपको अमेरिका के बारे में बताया था। यह है अमेरिका, जिसकी कैपिटल का नाम है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? माइक पेंस। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर। और संयुक्त राज्य अमेरिका, यह नाम थॉमस पेन द्वारा सुझाया गया था। और अमेरिका की स्थापना कब हुई? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्थापना हुई। और इसीलिए हर साल अमेरिका 4 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष को जैव विविधता के लिए सुपर ईयर कहा जाता है? तो हाल ही में हमने यह विश्व जैव विविधता दिवस मनाया और इसीलिए यह क्वेश्चन सुर्खियों में आया। जैव विविधता के लिए सुपर ईयर 2020 ही है, यानी कि जो हमारा करंट ईयर है वो यह सुपर ईयर है। किस मामले में? जैव विविधता के लिए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 2020। और बात करें इसी के साथ यह इंपॉर्टेंट डे की, तो 22 मई 2020 को हमने इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया। और इसी की थीम क्या रखी गई है? आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। तो मैंने आपको बताया था कि 22 मई 2020 को अंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया गया। और इस साल की थीम रखी गई है हमारे समाधान प्रकृति में है। क्या थीम रखी गई है? हमारे समाधान प्रकृति में है। और बात करते हैं इसी क्वेश्चन की, तो संयुक्त राष्ट्र ने 2010 और 2020 के बीच क्रियान्वित की जाने वाली 20 वैश्विक कार्यवाही को तैयार किया है और इसे जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना कहा जाता है। और वर्ष 2020 को जैव विविधता के लिए सुपर ईयर कहा जाता है। तो दोस्तों इतनी बात आपको याद रखनी है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं 2010 से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, हमारे यूनाइटेड नेशंस ने 2010 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी घोषित किया था। और इसीलिए आपको कंफ्यूजन न हो और इसीलिए मैंने यह बात रखी है। 2020 सुपर ईयर और 2010 इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी घोषित किया गया था। चौथा क्वेश्चन, अम्फान तूफान के कारण केंद्र सरकार ने किस राज्य को 1000 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान किया है? तो आप सभी को पता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा है यह अम्फान तूफान और उन्होंने ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल पर तबाही मचाई। और लगभग पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि तकरीबन पश्चिम बंगाल को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। और इसलिए यह जो तूफान है वो सुर्खियों में है। नामकरण किसने किया है वो मैंने आपको बताया था। किसने किया है आपको याद है? ओके, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो बात करें हम इसी तूफान की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मई 2020 को पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से हुई तबाही का हवाई सर्वेक्षण करके जायजा लिया। और यह जायजा लेने के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की सहायता की जाएगी। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में चक्रवात तूफान अम्फान को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ और राज्य के अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो एक क्वेश्चन कुछ ही दिन पहले करंट अफेयर में था कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एग्जिट एप्लीकेशन नामक एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो एक एग्जिट ऐप नामक एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है पश्चिम बंगाल ने। और इसीलिए भी पश्चिम बंगाल सुर्खियों में रहा है। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि यह है पश्चिम बंगाल, जो बांग्लादेश से बिल्कुल सटा हुआ है। और पश्चिम बंगाल की कैपिटल का नाम है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा यहां अति उत्साह तथा व्यापक जन भागीदारी के साथ मनाई जाती है। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, जमात उल विदा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो जमात उल विदा पवित्र रमजान महीने की आखिरी जुम्मा को कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पवित्र रमजान महीने की आखिरी जुम्मा। और हमारे जो मुस्लिम समुदाय के भाइयों हैं
उनके द्वारा यह रमजान महीना बड़े ही धामधूम से मनाया जाता है। लेकिन कोविड-19 के कारण बहुत से नियम का पालन भी किया है उन्होंने। तो जमात उल विदा पवित्र रमजान महीने की आखिरी जुम्मा होती है और लोग मस्जिदों में प्रार्थना सभाएं आयोजित करते हैं, मगर इस साल प्रशासन और धर्म गुरुओं की सलाह पर वे अपने घरों के अंदर ही रहे ताकि इस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, और उन्होंने इसके बारे में समूचे नियमों का पालन किया है। तो ईद उल फित्र दुनिया भर में मनाने जाने वाले सबसे पवित्र मुस्लिम त्योहारों में से एक है। तो हमारे जम्मू कश्मीर और केरल में यह त्योहार ईद उल फित्र आज मनाया गया, यानी कि 24 मई को मनाया गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी सिटी है वहां 25 मई को यह ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाएगा। तो दुनिया में चांद देखने का वक्त अलग अलग होता है और इसीलिए ईद मनाए जाने की तारीख भी ऊपर नीचे होती है। और आप सभी को पता है कि रमजान ईद का त्योहार चांद के दर्शन के बाद ही खत्म होता है। 7वां क्वेश्चन, बजट 2020-21 में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है कि बजट 2020-21 में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की गई है। और इसका मतलब है हमारे भारत देश में आयात को रोकना और आत्मनिर्भर भारत अभियान में हमारे जो छोटी सी कंपनियां हैं उसे प्रमोट करना। तो याद रखो, हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, और उन्होंने हाल ही में घोषणा की हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की जा रही है। और इसका उद्देश्य भी शुभ है कि उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को कम करने हेतु हमारी जो वित्त मंत्री है उन्होंने यह कदम उठाया है। और बात करें इस इश्यू की, तो भारत अमेरिका और चीन के बाद ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। और भारत की विनिर्माण क्षमता अब सोलर सेल के लिए 3 गीगावाट है। तो यहां आप पढ़ सकते हैं एक ग्राफ के जरिए कि चाइना जो एनर्जी का उपभोक्ता है इसमें पहले पायदान पर है, दूसरे स्थान पर यूएस और तीसरे स्थान पर इसमें है हमारा इंडिया। 8वां क्वेश्चन, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हुन्नर हाट का आयोजन सितंबर 2020 में किस थीम के साथ करेगा? हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हाल ही में बात कही है कि हुन्नर हाट का आयोजन 20 सितंबर में किया जाएगा और इसकी जो थीम है वो रखी गई है लोकल से ग्लोबल। क्या थीम रखी गई है? लोकल से ग्लोबल। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकल से ग्लोबल। तो देखो, बीते 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक भारतीय दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले हुन्नर हाट के दुर्लभ हस्त निर्मित स्वदेशी सामान आम लोगों में फिलहाल काफी लोकप्रिय हुए हैं और सब लोगों का ध्यान आकर्षित किया है इस हुन्नर हाट में। और हमारे जो आदिवासियों है या तो कुछ ऐसे लोग हैं जो जंगल में बसते हैं, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं उसी को बेचने के लिए हुन्नर हाट का आयोजन किया जाता है। तो हमारे अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। और हुन्नर हाट में क्या ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि कोविड-19 का खतरा हाल ही में मंडरा रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, सैनिटाइजेशन और मास्क आदि की विशेष व्यवस्था आने वाले सितंबर में जो हुन्नर हाट का आयोजन किया जाएगा उसमें यह सभी पॉइंट का ख्याल रखा जाएगा। 9वां क्वेश्चन, विश्व भर में कोविड-19 के कारण अब किस अवधारणा पर चर्चा होने लगी है? तो समूचे विश्व में कोरोना वायरस के कारण अब एक नई अवधारणा पर चर्चा होने लगी है और इस अवधारणा का नाम है प्रशामक देखभाल। प्रशामक देखभाल जो एक नई अवधारणा है वो वैश्विक रूप से अब चर्चा में आई है। और फिलहाल प्रशामक देखभाल जो फिलहाल चर्चा में आई है तो इसका इंग्लिश वर्ड है पैलिएटिव केयर। और पैलिएट शब्द का शाब्दिक अर्थ भौतिक एवं भावनात्मक दर्द को कम करना है, अर्थात दुख से राहत। और यहां दुख शब्द का शाब्दिक अर्थ है
कष्ट, संकट या कष्ट के दौर से गुजरना। और इसी के तहत क्या किया जाता है, तो कोविड-19 महामारी के कारण न केवल लोगों को शारीरिक नुकसान हुआ है, बल्कि उनकी भावनात्मक एवं सामाजिक पीड़ा में भी वृद्धि हुई है। और प्रशामक देखभाल कोविड-19 प्रकोप के मनोसामाजिक प्रभावों का मुकाबला करने के लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण है, जो हाल ही में विश्व में चर्चा में आई है। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प नाइपर का सही पूर्ण रूप है? तो पहले तो आपको इस नाइपर के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा, लेकिन नाइपर का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो नाइपर का पूर्ण स्वरूप है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो नाइपर का पूरा नाम है। और हाल ही में यह सुर्खियों में क्यों आया, तो मैं सबके बारे में बताऊंगा। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान इसका हिंदी नेम है, और नाइपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च, और यह संस्थान की बहुत सी शाखाएं हमारे भारत देश में है, और उन्होंने कई सारे ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण यह सुर्खियों में है। तो देखो, नाइपर फार्मास्यूटिकल साइंसेज में पहला राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, जिसका उद्देश्य फार्मास्यूटिकल साइंस में उन्नत अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट का केंद्र बनना है। और हमारे भारत के बहुत से ऐसे जो नाइपर सेंटर है, इसमें कई सारी खोज की गई है। तो देखो, इस संस्थान ने कोविड-19 से संबंधित विभिन्न शोध कार्य संपन्न किए हैं। तो नाइपर मोहाली द्वारा एंटीवायरल एजेंट को लक्षित करने वाले प्रोटीज का डिजाइन किया गया। नाइपर हैदराबाद के द्वारा बीमार रोगियों के लिए सहायक चिकित्सा आधारित नाक स्प्रे को डेवलप किया गया। और नाइपर हैदराबाद द्वारा कोविड-19 के मरीजों के लिए क्वांटम डॉट एवं चालकता आधारित बायोसेंसर भी विकसित करने का काम किया गया। तो बहुत से कार्य किए गए हैं इस नाइपर संस्थान के द्वारा, और इसीलिए यह सुर्खियों में रहा। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो यहां आप देख सकते हैं, इंसुलिन के प्रभाव को असर करने वाला इसी तरह का नया प्रयोग किया गया है JNCASR के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, JNCASR। लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, इसका पूरा नाम है। और फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल को बायोकम्पेटेबल एडिटिव्स का उपयोग करके विकसित किया गया है। और हमारे भारत देश में इसका क्या महत्व है? तो भारत में मधुमेह यानी कि डायबिटीज के 70 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हैं, जो विश्व में दूसरे स्थान पर है। और इसी को हेल्प कर सकता है हमारा यह नया संशोधन। और हर साल 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज दिवस मनाया जाता है, यह बात भी आप याद रख लीजिए। और फाइब्रोइन एक अघुलनशील प्रोटीन है। कच्चे रेशम में 2 प्रोटीन होते हैं, जिन्हें सेरिसिन एवं फाइब्रोइन कहा जाता है। और इसमें फाइब्रोइन का उपयोग किया गया है इसी प्रयोग में, और यह सक्सेस रहा है। और हमारे जो मधुमेह से पीड़ित रोगियों है, इसके लिए फायदा हो सकता है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को कितने अमेरिकी डॉलर की सहायता की है? तो पहले तो आपको इसका पूरा नाम होना चाहिए, UNRWA। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। हिंदी में कहे तो संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी। और इसको हाल ही में भारत ने 2 मिलियन, क्या है, 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता करने की घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 मिलियन। और यहां गलती से 1 मिलियन ऑप्शन रखना था, लेकिन वो मैं गलती से भूल गया हूं। तो आप ऑप्शन ए और बी दोनों रख सकते हैं। और बात करते हैं इसी इश्यू की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन भी बनता है। और इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी किसके लिए काम करती है? फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए यह कार्य करती है। और यह सहायता कोरोना वायरस की संकट की परिस्थिति के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित UNRWA के प्रमुख कार्यक्रमों
और सेवाओं के लिए यह सहायता दी गई है भारत की ओर से। कितनी? 2 मिलियन यूएस डॉलर। और संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी का मुख्यालय कहां स्थित है? जॉर्डन के अम्मान में। और हमारे इस एजेंसी के आयुक्त जनरल का नाम क्या है? क्रिश्चियन सॉन्डर्स, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार कोविड-19 राहत पैकेज के तहत निम्न में से किस कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर करेगी? तो हाल ही में हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों को अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर करेगी हमारी केंद्र सरकार। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंपनी अधिनियम 2013। तो बात करें इसी की, तो देश में कारोबार की सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम 2013 यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 के प्रावधानों को अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर करेगी। और इसका मुख्य उद्देश्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। और हमारा भारत का रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वैश्विक लेवल पर 2014 में 142 था और इसमें हम आगे बढ़ते हुए 2020 में आ गए हैं 63वें स्थान पर। तो यह हमारी सरकार द्वारा उठाया गया अच्छा कदम और रैंक में भी काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। और बात करें कंपनी अधिनियम 2013 की, तो भारत में 30 अगस्त 2013 को यह कंपनी अधिनियम लागू हुआ और कंपनी अधिनियम के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की भी स्थापना की गई है। और अब बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किसको आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता कहा जाता है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर था राजा राम मोहन राय को हमारे आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है मकवाना सोनल ने। लिखा है ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय सही आंसर है। और सन्ना खान ने हमारी GK 2020 टीम को रिक्वेस्ट की है कि आपसे गुजारिश है कि सुबह सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड कर लीजिए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोविड-19 के कारण कुछ टीम की दिक्कत है वो सॉल्व नहीं हो पा रही और इसीलिए यह वीडियो अपलोड करने में देरी हो रही है। लेकिन अब हम यह ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द हमारा करंट अफेयर का वीडियो आपको मिल सके। तो थैंक यू। चुडासमा मोहन ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और पीयू इटालिया जो पहली बार इस कमेंट में जोड़ चुके हैं सूरत से है, तो आपका भी स्वागत है। और गजेंद्र नाहक जो गोवा से है, उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है कि राजा राम मोहन राय उनका जन्म कब हुआ है? 22 मई 1772 में। और साथ साथ इसके बारे में डिटेल में बताने के लिए गजेंद्र नाहक को बहुत बहुत धन्यवाद। और शैलेश कुमार तबियाड़ हमेशा पूरे सेंटेंस में आंसर लिखते हैं। और दिव्या मिश्रा नडियाद गुजरात से आंसर भेजा है। और इसके अलावा हमारे 2 सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो कभी भी कमेंट में आंसर लिखना नहीं भूलते। ऐसे हमारे फ्रेंड्स है विकास कुमार जल गोविंद चाक और प्रियंक चौधरी, उन्होंने भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है। प्रियंक चौधरी सूरत से है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। भारत सरकार ने वर्तमान दशक को निम्न में से किस दशक के रूप में घोषित किया है? यानी कि 2011 से लेकर 2020 के दशक को भारत सरकार ने किस दशक के रूप में घोषित किया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर में, तब इसी क्वेश्चन के आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।